Hello aspirants. In this particular video, we are going to talk about budget making process in India. पहले तो ये वीडियो ऐसे टाइम पे आएगा जब बजट से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर इस टाइम बजट की क्या जरूरत है। वही जब 1 फरवरी को जब बजट आता है तो उस टाइम अचानक यूट्यूब पे हजारों की संख्या में इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं जो बजट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि इस साल बजट में ये, इस साल बजट में, इस साल बजट में ये। लेकिन what is the process of making a budget? This video is not about the budget of particular year. It is about the process. क्योंकि बजट एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, but it have all the constitutional mandate. If you will go through the article 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, 110 से लेकर 117 तक जो आर्टिकल्स हैं, they all are related to budget. तो हम यहाँ आज की क्लास में, आज के सेशन में बजट मेकिंग के उस प्रोसेस को समझेंगे, हाउ इट इज डन। जैसे आर्टिकल 112 है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 112 फॉर यूनियन बजट। लेकिन वही अगर पूछा जाए कि क्या ये बजट शब्द यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आंसर इज नो। द बजट शब्द इज द बजट वर्ड इज नाइदर यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज इट इज यूज्ड? दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो भी लिखा क्या है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली ऑन द डेस्क ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की ड्यूटी है ये। और फिर वो जो 53 से कनेक्ट करोगे तो प्रेसिडेंट को, भाई एग्जीक्यूटिव पावर तो सारा प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ही सी कैन यूज दैट एग्जीक्यूटिव पावर बाय देमसेल्फ और बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर। फिर 74 आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेजेंट करते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, खुद नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, द बजट वर्ड इज नाइदर यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। अब सिंपल अगर बजट शब्द जो हम यूज करते हैं अपने घर पे, या अभी एक हमें फोन खरीदना हो, एक कार खरीदनी हो, घर बनाना हो, घर में कोई कार्यक्रम है, तो क्या होता है? बजट कितना है? बजट मतलब कितना इनकम सोर्सेज है और कितना खर्च है। सिंपल अगर इसको किया जाए, आउटलाइंस गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द फिस्कल ईयर। कितना पैसा सरकार के पास आएगा, कितने खर्चे करेगी, वही बजट है। अब थोड़ा चलते हैं इसके प्रोसेस में, हाउ इट इज डन। प्रोसेस की जब बात करोगे तो प्रिपरेशन स्टेज ये सबसे क्रूशियल होता है, जनरली जिसपे कोई चर्चा नहीं होती है, और ये अभी के समय से कनेक्ट भी हो जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रिपरेशन स्टेज कब शुरू होता है बजट बनना? फ्रॉम अगस्त सितंबर इटसेल्फ। अगस्त सितंबर में ही बजट बनना शुरू हो जाता है। सर कार्यक्रम तो बहुत पहले बाद का है, यहीं से क्यों शुरू हो जाता है? देखो, देयर आर सेवरल स्टेजेस। मैंने अभी चर्चा की कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करोगे, व्हेन यू विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो आर्टिकल 110, 11, 12, 13 और 14, अभी इन दोनों पे बात करते हैं। इवन 115, 16, 17, 265, 266, 267, they all are related to budget. I will discuss every article. 1 and 13 में क्या है? If you'll go through 1 and 13, then it is written here demand for grant. डिमांड फॉर ग्रांट। अब डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? पूरे बजट को एक छोटे से अपने घर की एक स्टोरी से समझो, और वहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंसीडर योर फैमिली एज गवर्नमेंट। आपकी को गवर्नमेंट मान लो। अब फैमिली में जो हेड है, हेड ऑफ फैमिली, योर फादर, लेट अस कंसीडर हिम एज द पार्लियामेंट। उनको पार्लियामेंट मानो। लेट अस कंसीडर मदर एज फाइनेंस मिनिस्टर। और आप लोग जो हो, यू आर द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अब आपको कभी भी कोई जरूरत होगी पैसे की, तो टू होम यू विल आस्क। बहुत कमी होता है कि डायरेक्टली पापा से कोई डिमांड की जाए। इट विल बी डिमांडेड फ्रॉम मदर। माँ से ही बात होती है कि मम्मी ये जरूरत है, पापा से बात करना। सेम वही सिचुएशन यहाँ है। whenever the money will be required by any ministry, they will ask to finance minister. तो होता क्या, हर साल का बजट बनने से पहले द फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू आस्क अदर मिनिस्ट्रीज कि आपको अगले साल की कितनी जरूरत है बता दीजिए। विथ 2 पेपर्स, यहाँ 2 पेपर मांगे जाते हैं। एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, एक होता है बजट एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट इज बेसिकली, जैसे जो लोग भी घर से बाहर रह के पढ़ाई करते होंगे, जब घर पे कॉल करते हैं मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो पहला क्वेश्चन होता है पिछले महीने का हिसाब दो।
और फिर अगले महीने की जरूरत बताओ। सेम यहां भी जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट में दोनों चीजें आती हैं, द रिवाइज एस्टिमेट एंड बजटरी एस्टिमेट। पिछले साल आपको जो पैसा दिया गया था वो कहां खर्च हुआ, जो प्रीवियस ईयर का है, और इस साल के लिए, अगले साल जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है वो बताइए। पहली चीज यहीं से शुरू होती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एस्टिमेट्स। कितने तरह के एस्टिमेट्स होते हैं भाई, दो तरह के, रिवाइज्ड एंड बजटरी। आप किसी भी साल का बजट, सीधे बजट का पीडीएफ ओपन करना, और पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको दोनों पेपर्स वहां मिल जाएंगे। ये दोनों लिखे रहते हैं, रिवाइज एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट क्या है। रिवाइज एस्टिमेट देखोगे प्रीवियस ईयर का होगा, बजटरी एस्टिमेट हमेशा अगले साल का था। ओके, अब इन्होंने डिमांड कर दी। अब सवाल यह है कि जो आप कहते हो, जो भी आप अपने घर से डिमांड करते हो, क्या वो पूरा पैसा हमें मिल जाता है? आंसर वुड बी नो, पूरा तो नहीं मिलता है, कुछ उसमें कटौती होगी, उसकी जांच होगी। तो जब ये अगस्त सितंबर में बजट बनना शुरू होता है, पहले डिमांड फॉर ग्रांट और रिवाइज्ड एस्टिमेट दोनों, जब रिवाइज एस्टिमेट बजटरी एस्टिमेट मांग लेती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, देन उसकी स्क्रूटनी करती है। और स्क्रूटनी करने के बाद देखो, स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग, स्क्रूटनी के बाद अलग अलग उन मिनिस्ट्री को भी बुला के पूछा जाएगा भाई ये पैसा कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। फिर जो अलग अलग स्टॉक होल्डर्स हैं उनसे ही मीटिंग्स ली जाती हैं, लाइक द इकोनॉमिस्ट, लाइक द इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सबसे एक मीटिंग होगी, सबसे बातचीत होगी। एंड देन भाई घर में भी आप कोई डिमांड करो तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई ये, जैसे कोई बाइक खरीदने कह दो, तो एक बैठ के पूरी मीटिंग होगी, भाई से बाइक खरीदी जाए, स्कूटी खरीदी जाए, ना खरीदी जाए। तो दैट विल हैपन एंड देन अप्रूव करती यूनियन कैबिनेट। कब? इन द मंथ ऑफ, बेसिकली कह लो 15 जनवरी के आसपास अप्रूव कर देती, ठीक है ये चीजें हम बजट में रखेंगे। तब शुरू होता है बजट प्रिपरेशन। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 15 दिन हलवा सेरेमनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा। उस दौरान जब हलवा सेरेमनी हो जाती है उसके बाद बजट प्रॉपर तैयार करना शुरू करते हैं। और उस 15 दिन जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंप्लॉइज होते हैं सब पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रहते हैं 15 दिन, विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट एनी फोन कनेक्शन, कुछ भी नहीं होगा। रीजन, बजट इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। वो पहले डिस्क्लोज हो जाएगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्रैश कर सकती है, इसलिए उस 15 दिन कोई नहीं। और उसके बाद सीधा 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचेंगे कहां, he will reach the parliament to present the budget। प्रिपरेशन का स्टेज समझ में आ गया। सबसे पहले एस्टिमेट मांगा गया, एस्टिमेट पे डिस्कशन हुआ, फिर अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से, इकोनॉमिस्ट से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन हुआ, जैसे हमारी फैमिली में होता है। एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड। अप्रूव होने के बाद फिर उस हिसाब से बजट बनना तैयार होगा, एंड दैट इज अ वेरी सीक्रेट प्रोसेस। एंड देन इट विल बी प्रेजेंटेड यूजुअली ऑन 1 फरवरी होगा। प्रेजेंटर जाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। और अब यही चीज एक लाइन प्री में पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाए कि इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट फाइनेंस मिनिस्टर शुड प्रेजेंट द बजट। नहीं लिखा है, क्या लिखा है? प्रेसिडेंट को लिखा है। बट प्रेसिडेंट यूज द पावर गिवन इन आर्टिकल 53 एंड 74 टू प्रेजेंट द बजट बाय क्या? बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज the council of ministers are subordinate officers to the president as mentioned in article 53। okay, अब स्ट्रक्चर इसमें दो चीजें होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी और टैक्सेशन प्रपोजल। कौन कौन से नए टैक्स लगा रहे हैं, किस टैक्स को घटा रहे हैं, किस टैक्स को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि whenever you will talk about budget then you have to talk about article 265 also। you have to talk about article 265 also। क्यों 265? 265 says that no टैक्स कैन इंप्लीमेंट विदाउट लॉ। बहुत क्लियरली लिखा है कि जब भी कोई टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, व्हाटएवर, देन देयर मस्ट बी अ लॉ। इसलिए 265 भी पिक्चर में आता है जब बजट बनता है तो। और उसी लॉ को कहीं ना कहीं फाइनेंस बिल कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। तो डेट 1 फरवरी को प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंटर ये है। अब इसके बाद क्या होता है, बजट बनने के बाद इसकी कॉपी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दी जाती है टू रिव्यू इट। और रिव्यू के बाद इवन जितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, उनको भी इसकी एक एक कॉपी चली जाती है कि वो चेक कर ले कि जो उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट किया था, जो उन्होंने पैसे मांगे थे, उन्हें मिले कि नहीं मिले। दे चेक। और इसमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। इट टेक्स अराउंड टाइम ऑफ 15 to 20 डेज। इतने दिन के लिए फिर जो सदन की बैठक होती है स्थगित कर दी जाती है, एडजर्न कर दी जाती है, फिर बैठक होती है जब इस पे शुरू होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल कम वेयर देयर विल बी
डिस्कशन, जनरल डिस्कशन, मे बी एक एक क्लॉज बाय क्लॉज पे हो, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि एक एक क्लॉज पे हो, लेकिन जनरली एक एक क्लॉज पे डिस्कशन होता नहीं है ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, सेक ऑफ टाइम। भाई आप कई सारे डेटा भी देखोगे तो एक समय हुआ करता था कि बजट पर जो मिनिमम डिस्कशन था, एक समय था कि बजट पर डिस्कशन 200 घंटे तक भी होता था, बजट पर डिस्कशन जो था 200 घंटे तक होता था, अब तो लेस देन 50 आवर्स पे आ गया है। और हम बात कर रहे हैं बार बार डेमोक्रेसी के, अरे चुन के आपको इसीलिए भेजा था ना कि आप जाओगे, अच्छे से डिस्कस करोगे, हमारे लिए विधियां बनाओगे, हमारे लिए अच्छा बजट लेके आओगे। और बजट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी पहलू है वो है डिस्कशन, वो तो कर ही नहीं रहे। कभी वो 200 आवर्स था, अब 50 आवर्स से भी नीचे आ गया है डिस्कशन, जो कि सबसे जरूरी पहलू होता है कि बजट में जो जो प्रोविजंस इन्होंने दिए हैं। भाई देखो, अगर आप लोगों ने पॉलिटी के बेसिक्स भी पढ़े होंगे और आपको पता होगा कि हाउ द बिल इज पास्ड, तो किसी बिल को पास करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स टू पास द बिल। बहुत बेसिक तरीके समझा देता हूं। फर्स्ट रीडिंग होती है, व्हेन एनी मिनिस्टर विल स्टैंड, और एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ही विल आस्क द चेयर ऑफ द हाउस दैट सर आई वांट पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू प्रेजेंट दिस बिल। वो बिल प्रोड्यूस वहां पढ़ेगा, उसको एक एक लाइन बस बिल का पढ़ के रख देगा, फिर उसकी कॉपी सबके पास जाएगी। दूसरे राउंड में जब बिल पढ़ा जाता है तो उस पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करते हैं, और तीसरे राउंड में जब होता है तब उस पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग की जाती है। आज के डेट में ये दोनों स्टेप, जो स्टेप 1 बस हो रहा है, जो सेकंड स्टेप है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, और थर्ड स्टेप जो है क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग, ये खत्म ही हो गए, हो ही नहीं रहा है। 2-2 दिन में बिल पास हो जा रहे हैं, जबकि एक टाइम था इसमें महीनों लगते थे। वही चीज अब बजट के साथ भी होने लगा, जिसपे डिस्कशन होना चाहिए था और वो नहीं होता है। ओके, अब यहां पर पहली चीज, डिस्कशन होना चाहिए, किस तरह से वो हमने चर्चा कर ली, हो नहीं रहा वो बात अलग है। इसीलिए देखोगे मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका, 2 बार क्वेश्चन आ चुका कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन इज एट डिक्लाइन। हमें नहीं समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, उसका रोल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ये 2017 में एक बार था, और फिर 2019 या 20 के मेंस में क्वेश्चन था, लगातार 2 बार पूछ लिया इतने कम इंटरवल में। यही रीजन है कि एज अ इंडिविजुअल हमारा रोल क्या था, टू आस्क क्वेश्चन। एक पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहा हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका रोल क्या था, टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इवन द मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी आल्सो कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट आस्किंग, क्योंकि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा क्वेश्चन पूछ देंगे तो। खैर, फिर डिमांड फॉर ग्रांट, वोटिंग ऑन फाइनेंशियल एलोकेशन। अब इसमें भी होना क्या चाहिए, वोटिंग भी जब होनी चाहिए तो क्लॉज बाय क्लॉज होनी चाहिए। लेकिन करते क्या, यही एक कॉन्सेप्ट आता है, इसे कहते हैं ग्लोटिन, अगर पढ़ा होगा तो। एक ही बार में सबको पास कर देते हैं, जबकि होना चाहिए एक एक क्लॉज पे डिस्कशन होकर वोटिंग होनी चाहिए, एक ही बार में पूरा पास कर देते, इसे कहा जाता है ग्लोटिन, जो कि कहीं कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, इट इज लाइक टायरेनी, कि भाई हम जो कह रहे हैं मान लो, उस पर करो। फिर कट मोशन की बात होती है। कट मोशन में एक प्रक्रिया है कि पार्लियामेंट किस चीज को अप्रूव कर रहा है, किस खर्चे को, किसको नहीं अप्रूव कर रहा है। इस पे भी 3 मोशंस हैं, 3 चीजें हैं। जब मोशन पे एक सेशन लूंगा तो उसमें बता दूंगा, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। देन अब डिस्कशंस हो गए, वोटिंग हो गया, पास होगा। अब क्या क्या पास होता है ये यहां देखना है। फाइनेंस बिल एक तो बता दिया आपको, आर्टिकल 113 हो गया, डिमांड फॉर ग्रांट। द फाइनेंस बिल आर्टिकल 117, आर्टिकल 117, एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। अब है क्या इसमें, और यही, चलो फाइनेंस बिल को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल कहां है, आर्टिकल 117 में क्या कहता है, या यहीं पर हम मनी बिल को भी समझते हैं। चलो मनी बिल आर्टिकल 110। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन सबको लेकर, और बहुत सारे बच्चों को रहता है, किसी बच्चे से पूछो तो मनी बिल फाइनेंस बिल में कंफ्यूज है, आज से नहीं रहोगे। देखो ये जाहिर सी बात है, दे ऑल आर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करने से संबंधित है। इसमें भी फाइनेंस बिल भी 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। समझ लेते हैं आज क्या है। देखो एक भी, इफ यू हैव टू विदड्रॉ, इफ गवर्नमेंट हैव टू विदड्रॉ अ सिंगल पेनी, 1 रुपए भी अगर उसको निकालना है, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से,
which is under article 266. समझ लो कंसोलिडेटेड फंड का मतलब है द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार की जो पूरा पैसा जहां रखा उसी कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। वो सारा कहां है? 266 में। यहां से एक भी रुपए अगर निकालना है, इफ गवर्नमेंट हैव टू विथड्रॉ सिंगल पेनी, देन इट मस्ट बी क्या कहा जाए, पास्ड बाय पार्लियामेंट। इट मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगा नहीं निकाल सकते। इसी के लिए जो बिल लाया जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल मनी बिल। द बिल रिक्वायर्ड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इज कॉल्ड मनी बिल। वहां से एक भी रुपए निकालना है। तो फिर फाइनेंस बिल क्या है? अभी बात कर ली। देखो होता क्या है, दो बातें समझिएगा। जब भी whenever government requires some money, there can be two options. One, there is something new. There is something new expenditure. And there can be something old expenditure. अब न्यू ओल्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी देनी है, जो एग्जिस्टिंग अभी 1+33 है, उनको हर साल सैलरी देनी है। ओके, दैट कैन बी डन बाय मनी बिल ओनली, ओल्ड एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर समझो सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस अपॉइंट करने, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का पोस्ट क्रिएट करना है, जैसे जिस तरह से पेंडिंग केसेस हैं उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में देयर मस्ट बी 50 जजेस। तो अगर वो 17 जजेस को बढ़ाना हो तो उनका अपॉइंटमेंट, उनके लिए अलग से सारी व्यवस्था बनाना, उनके लिए रेसिडेंस, उनके लिए कार, उनके लिए नौकर, वो सारी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। दैट इज समथिंग न्यू। If something new is required, new type of expenditure is required, that will be done by finance bill. पुराने खर्चे हैं मनी बिल से करना। क्यों? देखो है क्या, जब भी नया खर्च होगा, if there will be some new expenditure, there must be law for that expenditure. उस एक्सपेंडिचर के लिए लॉ चाहिए, नया एक्सपेंडिचर। इसलिए यहां पर दोनों हाउसेस की परमिशन लेनी जरूरी होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों। इसलिए ये होगा फाइनेंस बिल से। और मनी बिल में क्या है भाई, यहां जो पहले ही राज्यसभा ने परमिशन दे दी, ओके लोकसभा इज ऑथराइज टू डू दिस एक्सपेंडिचर, कर लो आप, तो इसलिए ये सिर्फ मनी बिल से कर लेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। समथिंग न्यू देन फाइनेंस बिल, सम ओल्ड एक्सपेंडिचर हैज टू बी डन, दैट इज मनी बिल। अब इसमें भी एक टाइप 2 आता है। सर टाइप 2 फाइनेंस बिल क्या होता है? कभी कभी ऐसा होगा कि चूंकि 110 में बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है मनी बिल का, पूरा डिफाइन किया कि ये चीज सब मनी बिल में आएगी। इसके अलावा भी तो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझ लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, ट्राई जैसी कोई संस्था नहीं थी। अब ट्राई बना है, उनके लोगों को सैलरी, कुछ भी नया आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नया कर रहा है, विच इज नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, दैट इज फाइनेंस बिल टाइप 2। फाइनेंस पहले तो मनी बिल जो आर्टिकल 110 में दिया और एक बार राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, अब हर साल उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर करेंगे, तो बार बार राज्यसभा से परमिशन नहीं लेना, केवल लोकसभा कर लेगा। मनी बिल। फाइनेंस बिल, समथिंग न्यू इज कमिंग एज पर आर्टिकल 110, दैट इज फाइनेंस बिल। ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर करना है जो 110 में भी मेंशन नहीं है, फाइनेंस बिल टाइप 2। दिस इज सो सिंपल इज दैट। तो हमने मनी बिल समझ लिया, फाइनेंस बिल समझ लिया, फाइनेंस बिल भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं 114 क्या है। एक तो मनी बिल विथड्रॉ करने का, एप्रोप्रिएशन बिल आता है कितना पैसा, हाउ मच मनी डू वी रिक्वायर, टोटल मनी को ऑथराइज करने के, भाई ठीक है अब इतना पैसा आप निकाल सकते हो, कहां से? पार्लियामेंट से। जो कलेक्टिव एक परमिशन लेनी होती कहां से? पार्लियामेंट से। दैट इज कॉल्ड क्या है? ऑथराइजेस विथड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। मनी बिल वो अलग अलग खर्चों के बारे में बताएगा, इस पे इतना खर्च, इस पे इतना खर्च, इस पे इतना खर्च। अप्रोप्रिएशन बिल सबको एक साथ क्या, ठीक है अब इतना पैसा आप निकाल लो, दैट इज ऑथराइजेशन लेटर कह लो, जो पार्लियामेंट ऑथराइजेशन लेटर देता है, ओके नाउ यू कैन विथड्रॉ दिस मच अमाउंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। और फिर ये दोनों बिल कहां पास होंगे? लोकसभा में। और ये मान लिया जाता है बजट पास हो गया। दिस इज द प्रोसेस। अब फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इस पे साइन करना ही है, अप्रूवल, प्रेसिडेंट असेंट और फाइनलाइजेशन, बजट पास हो जाता है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा मैं इसे फिर पोस्ट बजट रिव्यू, देयर इज पार्लियामेंट्री कमिटीज, बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमिटी, वो ऑडिट करती है, कैग करता है, ये चलता रहता है। अब इस सारे पिक्चर को मैं थोड़ा सा एक चार्ट में समझा देता हूं, नोट इट, इस चार्ट को बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लेना, फिर कभी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। देयर इज
कॉपी को अपने लैंडस्केप मोड में करो, इसको नोट करो। अब सारे आर्टिकल्स भी कनेक्ट कर लेंगे, 110, 111, 113, 114, 115, 116 एंड 117, सबको समझा देता हूं। भाई बजट मेकिंग प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? इट स्टार्ट इन मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। कहां से स्टार्ट हुआ? व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर विल आस्क फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट या डिमांड फॉर ग्रांट्स। सबसे पूछेंगे, जहां दो पेपर्स आएंगे, एक होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट जो पिछले साल के खर्चों का हिसाब देंगे, और एक होगा बजटरी एस्टिमेट। ये रिवाइज एस्टिमेट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इसी बेसिस पर अगले साल का फंड एलोकेट होता है, पिछले साल ने कितना काम किया, जिसको बेसिकली आउटकम बेस्ड बजट या परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है। ओके, अब जब ये सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, एंड आफ्टर द स्क्रूटनी द बजट विल बी प्रिपेयर, बजट विल बी प्रिपेयर। ओके, अब बजट प्रिपेयर हो गया, 1 Feb को बजट प्रेजेंट कर गए। अब जब बजट प्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या चीजें वहां लाएंगे? एक तो मनी बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा, और अप्रोप्रिएशन बिल, डिमांड फॉर ग्रांट भी सारे रखेंगे ना। हमें इन पैसों की जरूरत, पहले ये बताया जाता हम इतने पैसे खर्च करेंगे, ये सारी चीजें उस दिन आती है। यहां तक तो समझ में आ गया। फिर सर व्हाट इज सप्लीमेंट्री बिल एंड व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? अब देखो इन दोनों को समझा देता हूं। जो अपने आप फाइनेंशियल ईयर है, या इसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं, जो फिस्कल ईयर है दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। बजट भले ही 1 फरवरी को आ जाता है, इसको पास होने में 15 से 20 अप्रैल तक पास होता है बजट। और पिछले साल का जो पैसा है वो तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है। जस्ट आफ्टर 31 मार्च every penny from every ministry's account will be transferred to consolidated fund। एक मिनिस्ट्री बस ऐसी जिसको छोड़ के, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसका फंड नॉन लैप्सेबल होता है। बाकी सबका जो अकाउंट होता है जीरो हो जाता है 31 मार्च को। उन्होंने खर्च किया नहीं किया, जितना पैसा मिला होगा अपने आप जीरो हो जाएगा ऑन 31 मार्च। तो अब बजट तो पास हो रहा है 20 अप्रैल तक, और पुराना पैसा 31 मार्च को खत्म हो गया, तो उस 20 दिन का खर्च कैसे चलेगा? इसके लिए होता है वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116, वोट ऑन अकाउंट। फॉर एक्सपेंडिचर द मनी गिवन टू गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंडिचर टिल द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ बजट, जब तक बजट पास हो रहा उतने दिन के लिए जो पैसा दिया था उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 116। फिर 115 की बात आती है। 115 में आता है आपका, 115 में आता है आपका सप्लीमेंट्री बिल। सप्लीमेंट्री बिल क्या है भाई? हर मिनिस्ट्री ने अपनी डिमांड करी, किससे? फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर ने उतना पैसा उनको दे दिया, एलोकेट कर दिया। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई मिनिस्ट्री फाइनेंशियल ईयर के बीच में अपना पूरा पैसा खर्च कर दे। अब खाली तो बैठेंगे नहीं। मान लो दिसंबर में किसी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पैसा दिसंबर में ही खत्म हो गया, 3 महीने का टाइम बचा है, जनवरी फरवरी मार्च, अगला बजट तो मार्च या अप्रैल में पारित होगा। तो क्या किया जाए? ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर यूज टू विड्रॉ सम एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी अदर देन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। कुछ अलग से पैसा निकाल के रख लेते हैं कि भैया ये पैसा हम रख रहे हैं, अगर किसी को दोबारा जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी को पड़ी, अपने आप कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री बिल, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री बिल। द विड्रॉल ऑफ एक्सेस मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड अदर देन डिमांड फॉर ग्रांट, कि अगर बीच, क्योंकि दिक्कत क्या है, दोबारा अगर पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मनी बिल, फिर फाइनेंस बिल, फिर बैठक बुलानी पड़ेगी लोकसभा की, जो आसान नहीं होता है। तो इससे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास ही रख लेते हैं, अगर जरूरत ऐसी पड़ी तो वहां से पैसा उठा किसी मिनिस्ट्री को दे देंगे। तो इस तरह से देखा मैंने बजट रिलेटेड 110 द मनी बिल, 11 कंसेंट कैसे पास होता है, प्रेसिडेंट उस पे कंसेंट कैसे देते हैं, 113 डिमांड फॉर ग्रांट जो मिनिस्ट्री से मांगा जा रहा है, ये वाली बात, 114 विड्रॉल के लिए ऑथराइज किया जाता है, ठीक है आप इतने पैसे निकाल लो, 115 सप्लीमेंट्री उसके अलावा जो पैसा निकालना है, 116 बजट जब तक पास नहीं हो रहा है तब तक के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, और 117 फाइनेंस बिल दो तरह का है। अगर 110 के खर्चे हैं उसके साथ लॉ भी रिक्वायर्ड है, इफ देयर इज लॉ रिक्वायर्ड
for the expenditure because it is a new expenditure. Like example दिया, there are creation of new post of judges of Supreme Court. Then उसके लिए अलग से law बनाना पड़ेगा and there should be permission of राज्य सभा also required. That's why finance bill. पुराने खर्चे हैं लोकसभा अकेले कर ले, money bill. This is how the budget is made. उस टाइम जब बजट आता है तब तो बजट पे हर साल की बात होती है, लेकिन जो बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो दोनों के बीच की कड़ी, जो इकोनॉमी और पॉलिटी के बीच में चलती, इस पे चर्चा बहुत कम होती है. दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक सेशन इस पे लिया जाए कि हमें बजट बनने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए. आई थिंक अब ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी. फिर मिलते रहेंगे अलग अलग सेशंस में. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.